सबसे पहले कि लास्ट 35 डेज में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए प्रीलिम्स की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि एग्जाम में आपको जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो है आपके बेसिक्स कैसे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। तो आप जो मेन आपके बेसिक सिलेबस हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है और आपका इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, ये हमारे बेसिक सिलेबस हैं। हमारे पास इनका रिसोर्स रहता है, मटेरियल रहता है, हमारे पास बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं। तो वी हैव समथिंग कि हम इसको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी ये चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज है इम्पोर्टेंट वो है करंट अफेयर्स। उसको कैसे टैकल करें वो भी एक बहुत जो है मतलब एस्पिरेंट्स के मन में रहता है कि हाउ टू टैकल विद करंट अफेयर्स इन द प्रीलिम्स एग्जाम। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने बेसिक्स को बार बार रिवाइज करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इनको आप बार बार रिवाइज करें। इनसे जो कोई क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्वेश्चंस आप कोशिश करें कि वो क्वेश्चंस गलत ना हो। और आपको थोड़ी थोड़ी ब्रॉड स्ट्रेटजी मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके लिए आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, लास्ट में उसमें समरी भी दी होती है। तो आप इवन एट द लास्ट फेज आप उसको रिवाइज करने के लिए फटाफट लास्ट से समरी से आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। हिस्ट्री में जो चीजें ध्यान देने की है वो ये है कि आप टाइमलाइन भी ध्यान दीजिए। दूसरा, आप जो है क्रोनोलॉजी भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो है फैक्चुअल चीजें, जहाँ पे एसोसिएशंस हैं एंड द पर्सन्स एसोसिएटेड विद द एसोसिएशंस हैं। और जो है एक्ट्स जो हमारे आते हैं, जैसे कि 1857 के बाद जो गुड गवर्नेंस इंडिया एक्ट आया था 1858 में, फिर 1909, 1919, 1935 जो एक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आए हैं उन सब में क्या प्रोविजंस थे। फिर लास्ट में जो हमारी इवेंट्स रहती हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो हमारी इवेंट्स रहती हैं जिसमें कि अगस्त ऑफर आता है, हमारा वोवेल प्लान आता है, जिसमें कि कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट प्लान और ये सारी चीजें जो रहती हैं उसमें क्या प्रोविजंस थे, किसमें क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर करा गया और किस किस ने उसको सपोर्ट करा। तो ये इन चीजों के बारे में अगर क्लैरिटी रहेगी तो आप वहां पे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे हिस्ट्री के। दूसरा जो चीज है मिडिवल और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, अभी रिसेंटली एक ट्रेंड है यूपीएससी में पिछले 2 या 3 साल से, आई थिंक स्पेशली फॉर लास्ट 2 years देयर हैव बीन इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम मिडिवल हिस्ट्री। तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं अपना बता देता हूँ। मैंने जो लूसेंट की हमारी एक जीके की बुक आती है, मैंने वहां से करा था। और भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप वहां से भी उसको कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे आप कोई नई बुक उठा के, नया रिसोर्स उठा के आप तैयार नहीं कर सकते। तो फॉर ए क्विक रिवीजन के लिए अगर आपने नहीं करा या आप कर रहे हैं तो आप जो वीडियोस 1 घंटे में जो मिडवल का एक कोर्स टाइप सा रहता है आप वो कर सकते हैं। या फिर आप जो लूसेंट में बहुत उन्होंने क्रिस्प में बना के दे रखा है तो आप वहां से भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं करा है। और अगर आपने पहले से तैयार कर रखा है तो आप उसी सोर्स को ही रेफर करें, उसी से स्टिक टू करें और उसी पे अगर तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंशिएंट से आप जो तैयारी करते हैं, मेरे हिसाब से जो रिसेंट में करंट अफेयर्स में जो चीजें एंशिएंट से रिलेटेड रही हैं, जैसे हमने बहुत एक्सकवेशंस करी हैं, इवन हमारे बजट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी साइट्स के बारे में नाम लिए हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे नाम लिए हैं जो एंशिएंट के सिलेबस से रेफर करते हैं। तो उन चीजों को आप ना छोड़िए, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको आप करिए। तो आपके लिए मे बी वहां पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है उन वर्ड से रिलेटेड। और तो ये रहा हिस्ट्री का। अभी ज्योग्राफी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल रहता है 11th-12th की एनसीईआरटीज, आप उसको छोड़ के मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक एक वर्ड को आप कर लीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन चैप्टर वाइज आप करिए। और दूसरा जो है जीसी लियोंग, सो मैं अपना बता देता हूँ। जीसी लियोंग में क्या है कि दिस बुक इज नॉट रिटन फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा, दिस हैज बीन रिटन बाय एन फॉरेन राइटर। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट रहती हैं, बहुत ज्यादा काम पे नहीं आती हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आप थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करिए जीसी लियोंग से। तो कुछ स्टार्टिंग के कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं और जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो जीसी लियोंग में है
जो चैप्टर्स हैं आप वो वहां से कर सकते हैं। बाकी चीजें आप ज्योग्राफी की जो है एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा ज्योग्राफी में आप एटलस पे ध्यान दीजिए, जो रिसेंट न्यूज में रही हैं जो चीजें, और वो जो आप लोकेशंस देखेंगे एटलस से, तो साथ में आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इन चीजों पे भी ध्यान दीजिए कि वो कौन सी लैटिट्यूड पे पड़ते हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूड वहां से निकलती है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भी रोल रहता है एटलस के क्वेश्चंस में। और वर्ल्ड मैप से भी एक या दो क्वेश्चन हर बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था, हर बार एक या दो क्वेश्चंस वर्ल्ड मैप से पूछा जाता है। तो जो वर्ल्ड में जो चीजें न्यूज में रहती हैं, जो लोकेशंस न्यूज में रहती हैं, आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो ज्योग्राफी से है फैक्चुअल कुछ बहुत सारी चीजें हैं ज्योग्राफी में, जैसे कि आपके माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आप सारे ऊपर से नीचे तक, जैसे हिमालयाज हैं, नीचे फिर अपने विंध्याचल हैं, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स हैं और इधर ईस्टर्न घाट्स हैं, और नॉर्थ ईस्ट जो माउंटेन्स हैं उन सबको आप एक बार माउंटेन कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा जो है हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है कहाँ पर है। रामसर साइट्स हैं वो देख लीजिए। उसके अलावा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट रहता है कि इंडिया में जो स्टेटस रहता है फॉरेस्ट का, हम कहाँ पे बढ़ा है, कहाँ पे घटा है, कौन से ऐसी चीजें हैं, तो उसको आप इग्नोर करके मत जाइए। तो ये आप ऐसे इस तरीके से इन चीजों को अगर करेंगे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आप वहां पे सॉल्व कर लेंगे। थर्ड थिंग इज पॉलिटी के लिए मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत फॉर प्रीलिम्स, लक्ष्मीकांत इज कॉम्प्रिहेंसिव, आप उसको बार बार रिवाइज करिए, आप उसको बार बार तैयार करिए, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप वहां पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से लक्ष्मीकांत को पढ़ा है और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व द पॉलिटी क्वेश्चंस वेरी इजीली देयर। द थिंग फॉर पॉलिटी इज रिवाइज मोर एंड मोर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आप पॉलिटी के चैप्टर्स पढ़ते हैं आपको लगता है कि यू हैव कम्प्लीटली डन द कंप्लीट चैप्टर इन वेरी गुड मैनर, बट जैसे ही पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट से रिलेटेड वो चीजें नहीं आप कर पाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, या कुछ ऐसी फैक्चुअल चीजें वहां पे पूछ ली जाती हैं जो आपने ध्यान नहीं दिया होता है, तो आपको उसी टाइम पे पता चलता है कि ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो ऐसा रहता है पॉलिटी में। तो प्रीलिम्स के लिए आप फैक्चुअल चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, फैक्चुअल चीजों को थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। और फोर्थ जो चीज जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ वो ये है दैट इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस विल बी मोर कंसेप्चुअल बेस्ड, so they are not going to ask any specific factual thing from economics. They will ask some conceptual clarity, whether you have any clarity about the concepts of economics. Like they will ask you that RBI has decreased the repo rate in recent times, so what it will achieve. So इससे हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, या फिर इससे बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो क्या इससे होने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह के रिलेटेड इस तरह से जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से जनरली रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स की भी मैं यही बोलूंगा आपको कि जो हमारे बेसिक्स रहते हैं इकोनॉमिक्स के, कि किसी कोई भी जो हमारा एक मूव रहता है बाय गवर्नमेंट और बाय आरबीआई, तो वो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट दे वांट टू अचीव विद दैट पॉलिसी, तो उस पे आप थोड़ा सा फोकस करिए कि ये क्या अचीव करना चाहती है सरकार, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर वैसे करेंगे तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आप इजीली वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिफ्थ थिंग इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास जो रिसोर्स रहता है वो जनरली शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरनमेंट की, और इसके अलावा हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल नहीं रहता है एनवायरनमेंट के लिए। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स, जो रिसेंटली करंट में न्यूज रही है वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चंस रहते हैं जनरली मैंने ये देखा है कि जो अभी करंट में जो बहुत ऐसी न्यूज रहती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इज वन थिंग, सेकंड थिंग इज ग्लोबल वार्मिंग जो है अपना वो, और अभी जो है फॉरेस्ट फायर्स बहुत चल रही हैं वो चीजें, और फोर्थ जो है जैसे एनवायरनमेंट में लास्ट टाइम पूछा था कि एग्रीकल्चर वगैरह में जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं वो क्वेश्चन आया था। तो
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे, और जैसे रिवर्स में जो पोल्यूशन वगैरह हम लोग अभी चल रहा है, तो माइनिंग से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में आती हैं। तो रिसेंटली जो करंट में न्यूज में रहता है उसी से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप बेसिक एनवायरनमेंट के सिलेबस के साथ साथ इन चीजों को भी ध्यान में रखकर एनवायरनमेंट की तैयारी करिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स वो है साइंस एंड टेक। फॉर साइंस एंड टेक मटेरियल जो हमारा रहता है जनरली हम जो रेफर करते हैं वो एनसीईआरटीज होती हैं अप टू 10th क्लास। लेकिन साइंस एंड टेक से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी पिछले कुछ सालों से यूपीएससी ने नहीं पूछा है कि आपको वो डायरेक्ट आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी से कुछ ऐसा मिल जाए, बट यू नेवर नो। आप प्रिपेयर करके जाइए तो 10th क्लास तक की एनसीईआरटीज आप देख सकते हैं, वो इजी रहती हैं, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। और करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। अगर साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली यही रहता है कि करंट बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं। तो जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीजें अभी पिछले 1 से 1.5 साल से न्यूज में रही हैं, आप उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। करंट अफेयर्स जो हमारा मेनली रहता है वो हम कैसे प्रिपेयर करें, इस पे हम एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स को हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी मंथली मैगजीन अपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर देते हैं। दे ऑलरेडी कंपाइल ऑल द करंट अफेयर्स फॉर द पास्ट मंथ, और वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। या फिर जो अगर आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं तो आप उसी को रेफर करिए, क्योंकि जो चीजें अपने खुद आपने बनाई हैं वो आपको ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहती हैं, आप इजिली उनको रिकलेक्ट कर पाते हैं एग्जाम में, और वो रिवीजन भी आप उनका बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इजिली आप उन चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। तो अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप उन्हीं को रेफर करिए, और अगर नहीं करा है तो आप मंथली जो मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर्स की वो भी आप रेफर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने कुछ, अगर आपका करंट अफेयर्स छूटा हुआ है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी कोई भी मंथली मैगजीन वगैरह उठा के ना पढ़िए, क्योंकि इट मे टेक अराउंड 2 to 3 days और 3 to 4 days फॉर कंप्लीटिंग वन मंथली मैगजीन फॉर करंट अफेयर्स थॉरली। तो उसमें यू कैन नॉट स्पेयर 3 to 4 days एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो रादर आई वुड रिकमेंड कि आप कोई पिछले मंथली ऐसा कोई वीडियो देख लीजिए, उसको थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए, तो अब कम टाइम में वो चीजें आपके आंखों के आगे से एक बार निकल जाएंगी, तो मे बी यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम दोज करंट अफेयर्स इफ आस्क्ड इन द पेपर। तो ये चीजें हैं जो हम जनरली ध्यान देते हैं हमारे प्रीलिम्स की तैयारी में। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या सेफ जोन रहती है। तो फ्रेंड्स देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दी यूपीएससी एग्जामिनेशन की कितने क्वेश्चंस आपके लिए सही रहेंगे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी स्पीड कितनी रहती है, और तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप मॉक टेस्ट लीजिए। मॉक टेस्ट में आप देख लीजिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रहती है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी सपोज मान के चलिए कि आपने 10 क्वेश्चन पे गैस करा है, because you will not be able to give the answer of every question with 100% accuracy, आपको कहीं ना कहीं गैस करना पड़ेगा वहां पे। तो आप ये देखिए मॉक टेस्ट में कि आप 10 क्वेश्चन में अगर आप गैस करते हैं तो कितने क्वेश्चंस आपके ठीक रहते हैं। तो 2-3 पेपर 4 पेपर देने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेरे इतने क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 10 5 और 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस आर राइट, एंड 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। गैस वर्क कैसे काम करता है, तो वहां पे जो अगर आप नेगेटिव में रहते हैं तो आप वहां पे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इट मे गो अगेंस्ट यू, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है और आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका गैस वर्क काम करता है और आपके क्वेश्चंस आप गैस करते हैं तो पॉजिटिव में रहने के चांसेस रहते हैं, तो फिर आप वहां पे चांस ले सकते हैं अगर आपके अटेम्प्ट बहुत कम रहते हैं तो। और बहुत सारे मेरे पास जो अभी क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें ये बोलते हैं कि कितना वो जानना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चंस सेफ रहेंगे हमें अटेम्प्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस तो एग्जाम में करिए, बिकॉज उसके नीचे इट बिकम्स वेरी डाइसी कि आपके अटेम्प्ट्स आपको नहीं पता आपके कितने क्वेश्चंस वहां पे गलत हो सकते हैं, तो आप बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस करिए। उसके ऊपर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर वहां पे कैसा पेपर रहता है। अगर पेपर इजी रहता है तो आप 80-85 कर सकते हैं, पेपर